In this edition, we are going to talk about India's GDP, its composition. We are moving towards what we call your understanding meaning from the data or information. ठीक है, अभी तक हमने whatever we have studied is related to, let's say, conceptual understanding of what GDP is, GDP at factor price, what is GVA, ये सब हमने देख लिया. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, जस्ट टेक योर टाइम, 2-3 घंटा लगेगा. सारा जीडीपी जीवीए रिलेटेड क्वेश्चंस जो वीडियोस है, प्लीज वॉच दीज वीडियोस. नाउ व्हेन आई से सेक्टोरल कंपोजिशन, व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन this video, we are going to look at number 1 data, your GDP. So GDP sector wise, so we have 3 sectors. So sector wise GDP composition. Now सिर्फ आज का पता करना नहीं है हमारे काम कि let's say today we will find out 2011-12 में GDP sector wise composition क्या है. That is okay to know, but we will find out from 1950 onwards कि हम आजादी के बाद कंपोजिशन क्या था, फिर डिकेडल पर डिकेड में क्या क्या चेंज हुआ. सो दिस सेक्टोरल कंपोजिशन एंड योर चेंज इन द सेक्टोरल कंपोजिशन और कहां क्रॉस रोड्स मिल रही है, दैट वी आर गोइंग टू लुक एट. फर्स्ट थिंग, सो डेटा वुड बी डिफरेंट फॉर लेट्स से जीडीपी सेक्टर वाइज एंड जीवीए. जीवीए में भी थोड़ा डाटा हम देख लेंगे. याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो ज्यादा चिंतित होने का जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी, बट एक बार सुन लो, कुछ कुछ तो याद ही रह ही जाएगा. जीडीपी सेक्टर वाइज, देन जीवीए. तो जीवीए भी हम क्या देखेंगे, जीवीए तो सेक्टर वाइज ही कैलकुलेट होता है, तो जीवीए भी हमारा एग्री इंडस्ट्री सर्विसेज, इसका मैं 1-2 साल का आपको जीवीए बता देगा जो लास्ट फ्यू इयर्स का है. नाउ हैविंग सेड दिस, वी विल मूव टुवर्ड्स द इश्यू. What is the issues with Indian society? Now you talk about issues with Indian society. One issue is that the income is accrued to very small minority. I say that the rich are getting richer, poor are getting poorer. Now how do you you have to substantiate it. Now substantiation require your use of data, use of information. अभी मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, यू विल हैव 2 डेटा, यू कैन कंक्लूड एनीथिंग appropriate out of it. Now this data would be related to your employment status. So from here what we will do, we will find out what is the share of that particular sector in GDP. तो हमें जैसे एग्रीकल्चर का शेयर 14% है, आई से फॉर एग्जांपल, अभी पता लग जाएगा. लेट्स से एग्रीकल्चर का शेयर 14% है, एंड दोज हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो है लेट्स से 48%. मैं एक्चुअली कह क्या रहा हूं, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं, व्हाट दिस डेटा इज सेइंग, दिस डेटा इज सेइंग कि जीडीपी में 14% शेयर है. इट मींस 100 रुपीज अर्न्ड इन इकोनॉमी, उसमें से 14 रुपीज इज फॉर एग्रीकल्चर. इट मींस इफ ऑल सेक्टर्स, इट मींस ऑल इंडियंस आर अर्निंग 100 रुपीज, those who are employed in agriculture are earning only कितना, 14%. and how many Indians are employed in agriculture, 48%. तो आप ये कह सकते हैं कि 48% लोगों को only 14% इनकम एक्सेस है. दिस इज द प्रॉब्लम. ये होता है ना जो है, टू फ्यू पीपल हैव टू लेस रिसोर्सेस, एंड दिस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम प्रॉब्लम. वी हैव टू यूज द डेटा टू कंक्लूड समथिंग. बात समझे? तो सेक्टर डेटा से एम्प्लॉयमेंट डेटा, 2 डेटा मिलेगा तो आएगा मजा, मिक्सचर बनेगा, राइट? देखते हैं सेक्टोरल कंपोजिशन. तो आजादी के जस्ट बाद से शुरू करते हैं. देन वी आर गोइंग टू लुक एट योर एम्प्लॉयमेंट डेटा. भूल जाऊं तो याद दिला देना, राइट? लुक एट द सेक्टोरल कंपोजिशन. वी आर एट द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. Am I visible to you? Yes, only this button part is visible. Look at this somewhere here. Okay, fine. 1950-51, agriculture constituted 53%, industry 16.6%, services 30%. Please write it. Make a table. Please write it.
हमें सारा नहीं लिखना है, बट आपको में क्या क्या लिखना है वो आपको लिखना है। सो इन 1950 एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी है ये क्या है? एग्रीकल्चरल शेयर इन जीडीपी। शेयर इन जीडीपी मीन्स 100 रुपीज अर्न, भारत में अगर जितना टोटल इनकम 100 था, 53 रुपीज कहा जाता था? एग्रीकल्चर। यानी 53 रुपीज का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से होता था। यू टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट 53 योर 1950, देन माइलस्टोन, एक माइलस्टोन आता है इंडिया का 1990। इन 1990 एग्रीकल्चर केम डाउन टू 30%, 29.6%, ये लिख लो। इंडस्ट्री 27.7% and services grew to 42.7%। यानी 40 सालों में, इन 40 years, the reduction in the share of agriculture is around 13.5%। शेयर हुआ है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। एब्सोल्यूट में तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा 1960, 67, 68 से लेके हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर ओवरऑल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट अदर सेक्टर्स ओवरऑल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग फास्टर, इसलिए शेयर में इनका कमी हो गया। शेयर परसेंटेज होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखो एग्रीकल्चर में इन 1990 ओनली 30% आउटपुट ऑफ कंप्लीट ऑल आउटपुट वॉज फ्रॉम योर एग्रीकल्चर, यानी 13% डिक्रीज है शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर बाय 1990। याद रहेगा। इंडस्ट्री ओनली 10% इंक्रीज इन इंडस्ट्री, 10% इंक्रीज हुआ है। ये सारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, हमारा कमांड इकोनॉमी है, उन सब का क्या फायदा हुआ? ओनली 10% इंक्रीज इन दी शेयर ऑफ आपका इंडस्ट्री। वो सब पढ़ेंगे हम। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में सेपरेट बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिंदगी में कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लुक एट द सर्विसेज, लुक एट द सर्विसेज। द गेन ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज योर 12%। 12%. No, this should be 13. This should be more, no? This is 23%. Sorry, this is 23%. कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है साहब जी? This is 24%. ऐसे when you use the data, you don't use your head. ये ऐसा था। मैं ऐसे पढ़ा था अगर बोर्ड पे, तो मैं डायरेक्टली मेरे पास 24% आता। ओके, कोई बात नहीं। 24% decrease in the share of agriculture is the gain for your services and your industry. So याद रखना, ये डाटा याद रखना। 30%, 27% and then your 42% services. Now after 1990 you will see unique trend. हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं? ट्रेंड है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इट वाज ऑलमोस्ट द सेम इन टर्म्स ऑफ योर परसेंटेज। इंडस्ट्री और सर्विसेज ये 10% इंक्रीज हुआ, ये 12% इंक्रीज हुआ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। लॉस किसका हुआ? एग्रीकल्चर का। सारी इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर श्रिंक्स एंड अदर सेक्टर्स, योर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। अब देखना एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी। द इंटरेस्टिंग फिनोमेनन इज दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 30% टू, अगले 20 साल आप ले लीजिए, टू 14%। 30% से 14% आ जाता है, 13.9%। इट मीन्स देयर इज ए डिक्रीज ऑफ अराउंड 16%। ठीक है, 16% डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर आफ्टर योर LPG. LPG is your liberalization, privatization and globalization. India started with LPG reforms in 1990. It means privatization. यानी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव किए। इट मीन्स अंडर द रोल ऑफ मार्केट। अब देखना, अंडर द मार्केट रोल 16% डिक्रीज इज देयर इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन 20 years। ठीक है, 22 years, कोई फर्क नहीं पड़ता, अराउंड 20 years है। ठीक है, अब देखो the share of industry is the same,
27.7% था, इट इज 27.3%. सो इन 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में, याद रख लेना, प्लीज राइट डाउन देयर दैट इन 20 ईयर्स देयर इज almost no change. So there is no change in the share of industry in India GDP. हम सारा कंसेप्ट समझ लिए, अब इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. देयर इज नो चेंज इन द शेयर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ठीक है. सो द लॉस ऑफ पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, the loss of share of agriculture is the gain of the share of services. Services has increased by 17%. देखो भाई 43 से 60 पहुंच गया. 17% increase, 16% decrease of agriculture. So can you say that the share is being taken by the services rather than industry? In India, industrial कंपोजिशन इज स्टेगनेंट. क्या है? इंडस्ट्री का जो कंपोजिशन में जो शेयर है, दैट शेयर इज स्टेगनेंट. ओवरऑल तो ग्रोथ है, बट शेयर जो है स्टेगनेंट है. राइट. सर्विसेज आर ग्रोइंग द फास्टेस्ट, साफ पता लगता है. उसके बाद आपकी इंडस्ट्री है, उसके बाद आपकी सबसे लेगार्ड है एग्रीकल्चर. बट दिस नथिंग न्यू, इट हैपेंस. एग्रीकल्चर डिक्रीजेस. But what is unique about India is stagnant share of industry, despite we having all the elements of becoming an industrial powerhouse. And especially आपको पता होगा, LPG reform is more about the reform in the industry. It's more about your opening up the world for the industrial products. It's more about, you see, manufacturing sector push is given, but you see industry sector is the same. याद रहेगा, the sectoral composition had gone through a fundamental shift. India being an agriculturally dominant country, predominantly agriculture country, to India had moved towards a predominantly services economy. देखो, predominantly agriculture थी, predominantly 50% से ज्यादा predominantly हो गया. दूसरा लेते हैं कलर. At the independence, India was predominantly agriculture. लिख लो, right? But now it is predominantly your services in terms of your composition in GDP, not in terms of employment. मैंने employment के terms में नहीं कहा है. तो India is an agricultural, India is the service economy. When you talk about the composition, about the share in the economy, but when you talk about employment structure, उस समय, that point in time, you will find out that India is predominantly agriculture from employment point of view. यहां तक याद रहेगा. What I say, India is predominantly service economy. अभी कंक्लूजन यही रखो. सेक्टोरल कंपोजिशन चेंज आया. व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम लास्ट टेबल? टेबल याद नहीं रहेगी. लर्निंग यही है दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैड डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, नंबर 1. नंबर 2, and that decreased to your 14% from more than 50%. Industry grew at, industry's growth was 10% in the sector, whereas what had happened after your LPG reform was 1991. What we saw, क्या देखा हमने यही देखा कि इंडस्ट्री इज स्टेगनेंट. 27%, 27% तो याद रह जाएगा पक्का. ठीक है. Then whatever decline was there post 1991 in the share of agriculture, that was share of agriculture 16% जो decline है, that is the gain of your services sector. Now India is a predominantly service sector economy. Earlier it was an agricultural economy. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है उस स्लाइड से. ठीक है. अब देखते हैं इंडिया का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर. इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी. प्लीज राइट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस.
employment status. What we know, the data for total employment in terms of percentage. So we have three sectors: agri, industry and services. है तीन चीजें. अब देखो, मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिख रहा हूं फॉर 2011-12. ये एक्चुअली रंगराजन एंड विवेश करके उन्होंने कैलकुलेट किया है. यू may come across any other data. This is your 48.9%, this is 24.3%, then this is your 26.9%. ये क्या है? This is your employment. है हमारे पास ये employment. अब हम लेते हैं दूसरा ये कलर. What we saw earlier, share in GDP. यही तो देखा था. शेयर इन जीडीपी कुछ नहीं है. शेयर इन, इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो शेयर इन टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम. टोटल इनकम अगर 100 रुपए की है तो कितना कितना आएगा? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वाज 13.9%, हम यहां लिख लेते हैं 14%. शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज योर, यही पता है ना, 27%. और बाकी बचा हुआ जो है वो आगे आपका सर्विसेज का. सर्विसेज का कितना हो गया? सर्विसेज का आप लिख लो 58%. क्लियर? ये तो है हमारा टोटल इनकम, वेल्थ क्रिएशन. बस क्या है? सो इन इंडिया न्यू वेल्थ क्रिएशन इज योर जीडीपी. अब कितना बार समझाया मैं जीडीपी? यह है एम्प्लॉयमेंट, कितना लोग काम करता है. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस सेक्टर. नाउ लुक एट द डेटा, लुक एट द आयरनी. डेटा नहीं है ये, आयरनी है ये. आयरनी इज व्हाट? आयरनी इज दैट 14% income, 14% income is for 49% people. 58% income is available for 27% people. Industry is okay. आउटलायर वो ठीक है. 24% लोग को 27% इनकम मिल रही है, दैट इज ओके. बट दिस इज द आयरनी. शर्म की बात है. देखो, सिर्फ 14% लोगों को 14% इनकम मिलती है. इट मीन 100 रुपए भारत में कमाई हुआ तो 50% को तो सिर्फ 14 रुपीज मिलेगा. बाकी 50% लोग कितने पे मजा लगा? 86 पे. बाकी जो जितना लोग बचा हुआ 50%. तो दिस इज योर इनकम इनइक्वालिटी. तो यही शुरू होती है इनकम इनइक्वालिटी. यही एक पॉलिसी फेलियर है. दिस इज अ बिग पॉलिसी फेलियर. रिमेंबर दिस डेटा. आप जो भी आंसर लिखते हैं मेंस में, डेटा लिख के लिखिए, कैसे नंबर नहीं देगा. दैट पर्सन हैज टू गिव द मार्क्स. ऑल्सो अप्रिशिएट भी करेगा कि भाई कुछ सिखा दिया, कुछ तो डेटा दिया हमारे को. हवा में बात नहीं करने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू पुट सम डेटा. दिस इज द बेसिक डेटा. याद रखना है. सब कुछ याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा. वो बेसिक डेटा याद रह जाएगा. कुछ नहीं है, सारा का सारा ये 27% के आसपास है. दिस इज 27, दिस इज 27. दो कम कर देना, ये हो गया 48 और 58, 14. दैट्स इट. याद रहेगा. द आयरनी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट? रिमेंबर दिस. व्हाट हैज टू बी डन? मैंने तो ये आंसर ही नहीं दिया. नाउ यू थिंक थ्रू व्हाट हैज टू बी डन. हाउ डू यू ब्रिंग इन दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? देयर आर टू चॉइसेस. नंबर 1, या तो ये नंबर कम कर दो. इट मीन्स दोज हु आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है वो कम कर दो. इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज टेक पीपल आउट ऑफ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर. क्या सही बोला ना? नंबर 1, टेक पीपल आउट ऑफ योर एग्रीकल्चरल सेक्टर. दूसरा चॉइस है या इसका जीडीपी में शेयर बढ़ा दो या इंक्रीज. दूसरी चॉइस क्या है? इंक्रीज द शेयर ऑफ जीडीपी इन, इंक्रीज द शेयर ऑफ जीडीपी. क्या? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी. बात समझ में आए? और तीसरा चॉइस है इसको कम कर दो, सर्विसेज को, या यहां लोग बढ़ा दो. द चॉइस इज वेरी क्लियर. यू हैव टू टेक पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर और कहां घुसाना पड़ेगा? सर्विसेज में. अगर ये स्टेटस यही रहता है, या एक और चॉइस है, यू इंक्रीज द शेयर ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, समय का तो अभाव है, जगह का भी अभाव है. नहीं, अगली स्लाइड पे नहीं, इस पे लिखेगा. लेट्स से व्हाट चॉइस यू हैव. द चॉइस इज increase the share of industry
increase the share of industry and put, ये पहले वाला यूज करो, टेक पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड पुट देम इनटू इंडस्ट्री, पुट देम इनटू इंडस्ट्री। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कंट्री पावर हाउस बनने से पहले, कोई भी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बनने से पहले, लार्ज कंट्री आई से ए लार्ज कंट्री इफ इट हैज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड का डेफिनेशन देखेंगे आप, डेवलप्ड का डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा। इफ इट हैज टू बिकम द पावर हाउस, द कंट्री हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। See, I'm not talking about a very small country, Singapore. Singapore is like a mohalla in Delhi. You cannot compare the Singapore experience with Indian experience. Sorry, it's completely different. You cannot compare Singapore with India or Dubai. आप बोले सर दुबई के अंदर इतना सारा बिल्डिंग, अरे please understand, I'm talking about a large country like India. You talk about America, you talk about China, you talk about other large countries, your UK, your France, Germany are also not large, but these are countries, all countries, your Western Europe. These had to go through the process of industrialization. Our data in terms of the composition, it's not correct. ये इकोनॉमिक्स में इसको कुजनेट चेन्नी हाइपोथेसिस बोलते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सा ऑप्शनल है। बात यह है, ए कंट्री हैज टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ए कंट्री हैज टू यूज अनयूज्ड रिसोर्सेज, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ये अनयूज्ड रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्री टू हैव ह्यूज आउटपुट। दिस ह्यूज आउटपुट इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड क्रिएट मिडिल क्लास, यहां से बहुत बड़ी मिडिल क्लास क्रिएट होगी। दिस मिडिल क्लास वुड डिमांड दी सर्विसेज एंड देन this will bring in both self sustenance, self sufficiency, at the same time higher income level and balance between your production and consumption. If your service sector will grow, so service sector is higher, then what your industry is, you're underdeveloped, then you will have to import a lot of things, and this is leading to, you see, many of the problems including your balance of payment, आपका डॉलर वाला प्रॉब्लम वो भी हम देखेगा। यहां तक बात समझ में आया क्या? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह वगैरह। और पर वर्कर जो वैल्यू एडिशन है, वो पर वर्कर मतलब एक वर्कर इंडिया में इंडस्ट्री में काम करता है, एक वर्कर एग्रीकल्चर में काम करता है, ये वैल्यू एडिशन इज डिफरेंट। इसका रेशियो होगा 6%, द रेशियो इज अराउंड 6%, 6.1%। वर्कर पर वर्कर वैल्यू एडिशन, पर वर्कर वैल्यू एडिशन मीन्स सेम टाइम अगर per worker value addition is 6 in industry, 1 agriculture. अगर एग्रीकल्चर में एक आदमी 1 रुपया क्रिएट कर रहा है तो इंडस्ट्री में 6 रुपया क्रिएट कर दे रहा है, दैट इज द डिफरेंस। तो वैल्यू एडिशन मतलब इकोनॉमी को हमारे को ज्यादा ग्रोस वैल्यू एडिशन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को यहां लाना पड़ेगा, तभी वैल्यू एडिशन होगा, right? So these are these two datas you will have to remember. याद रहेगा। What is our understanding about GVA? दो चीजें मैंने कहा था, सेक्टोरल कंपोजिशन एंड देन आवर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का डेटा है वो आप याद रखिएगा। कम टू शेयर एंड GVA, ये इस लेक्चर का लास्ट टेबल है, डरिएगा मत, थोड़ा शांति, थोड़ा पेशेंस। देखो मैंने आई टॉक्ड अबाउट GVA। GVA क्या है? GVA एट फैक्टर कॉस्ट हो सकता है, GVA फैक्टर कॉस्ट के बाद GVA बेसिक प्राइस हो सकता है, GVA बेसिक प्राइस के बाद GVA आपका उसके बाद GDP मार्केट प्राइस होगा, राइट? इन्होंने GVA निकाला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होगा? सिंपल, CE कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट, प्लस मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। यही तो फॉर्मूला है GVA एट फैक्टर कॉस्ट का, राइट? अब देखो GVA एट फैक्टर कॉस्ट इंडिया में पुराना वाला सीरीज यूज करके और नई वाला सीरीज यूज करके इंडिया में कैलकुलेट किया गया है। आपको यह डाटा याद रखना है। एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज योर
17.6%. इंडस्ट्री ग्रॉस वैल्यू एडेड इज 30%. यानी देखो जीडीपी में और जीवीए में फर्क है ना, थोड़ा बहुत फर्क है, इट कैन नॉट बी कंप्लीट चेंज. एंड सर्विसेज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज योर 53%. हमारे पास जीडीपी का डाटा क्या कह रहा था? जीडीपी का डाटा कह रहा था ये 14% है. ये 2011-12 के लिए डेटा था हमारा. ये 14%. दिस इज योर 27% एंड दिस इज योर 58%. ये हमारा जीडीपी का डाटा है. सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन योर जीडीपी एंड जीवीए. तो आजकल जीवीए आए तो घबराना मत. और जीवीए इज योर 17.6%, 30% एंड 53% फॉर 2014-15. वही आप देख लो 2004-5 की सीरीज में. ये सब जानना जरूरत नहीं है, बट मैं कर देता हूं एक बार मतलब लिखना भी जरूरत नहीं है. एक बार आप यू जस्ट गो थ्रू, जस्ट वॉच द वीडियो, चिल, भूल जाना उसके बाद. जस्ट नो वन थिंग कि देयर इज anomaly in the data, anomaly in the conclusion, that is from your earlier series, this series, the difference is there. And when I was explaining your GVA, I've explained this very clearly that it is because of आपका बेस 2011-12 का जो वो था, एंड देन योर जीडीपी डिफ्लेटर जो हमने देखा है, और वापस देख लूंगा मैं इन्फ्लेशन के अंदर. 2013 ये कहता है देखो 18.2, ये कहता 57%. सेम ईयर के लिए है. दिस इज सेम ईयर 2013-14. Okay, 2013-14 you see same year, this is 51%, this is 57%. So you change the method and you just by changing the method you find out that 6% difference is there in this year. That has to be explained, right? So GVA and GDP data may vary because of your, let's say, capturing of the data. It's because of the inflation component. It may be because of your various if it is at your GDP. If it is at your GDP by using your GVA method, it can be the change in your many of the things, including that I've mentioned, that if the service component is increased, if the services are captured better. So these are the things that you need to know as of now. What is the conclusion? Conclusion कुछ नहीं है. इस लेक्चर का conclusion यही है कि भाई ज्यादा लोगों के पास कम इनकम. Many people in agriculture have lesser income. भारत की आधी जनता एग्रीकल्चर में पड़ी है 48% एंड देयर इनकम इज ओनली 14%. वैल्यू एडिशन से देखो तो 18%. एंड भारत की कुछ ही जनता है जो सर्विस सेक्टर के अंदर है, ये इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकर एंड ऑल दीज पीपल, एंड दे आर हैविंग access to more than double the income. This is the anomaly. Democracy ऐसे नहीं चलेगा. There should be some sort of effort in terms of your resource distribution. ये आज के क्लास का conclusion है. Please remember this. And number 2, India had gone through significant transition in terms of sectoral composition from agriculturally predominant economy to service sector predominant economy, right? But industrial sector is stagnant. We need to work in your industrial sector. What work has been done, what are important calculations in industrial sector, that is your related to national manufacturing policy, your make in India, all these things are there. Current का पार्ट है ये सब भी कवर रहेगा, चिंता मत करना. These things we'll see separately. ठीक है, thank you.